हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसका जो 2022 में क्वेश्चन आया था उसका हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, कि फ्रांस है वहाँ पे प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, है ना। तो ये जो इसका आंसर होगा ये जियोसेपी मैत्सिनी होगा। ठीक है, उन्हीं का ये विश्वास था। अब अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, है ना। राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, तो 3 का हो जाएगा यहाँ पे 3। फ्रांसीसी क्रांति है ना, जो यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग था उसको राष्ट्रीय भावना में, मतलब उसको राष्ट्रीय भावना का उसमें क्या हुआ, संचार हुआ था मनों में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, है ना। जो यूरोपीय देश का जो किसान या फिर मजदूर था, है ना, पूछा जा रहा है कि किस कारण से जो 1848 में विद्रोह कर रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्या हुआ था ना कि 1848 में वहाँ पे गरीबी भी हो गया था। गरीबी क्यों हुआ था, बेरोजगारी था, ठीक है ना, और बेरोजगारी की वजह से भुखमरी भी था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था, है ना। कि गुप्त संगठन किसने बनाया था, तो देखिए 5 का हो जाएगा जियोसेपे मैत्सिनी। ठीक है, जियोसेपे मैत्सिनी। देखिए ये जो है ना जियोसेपे मैत्सिनी, ये हर बार किसी न किसी में आ ही रहा है। ध्यान रखिएगा कि हर बार किसी न किसी रूप में आ ही रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि हो सकता है इसके बारे में कोई और तरीके से पूछे, लेकिन जियोसेपे मैत्सिनी पूछ रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। ठीक है, निम्न में से क्या किया गया। देखिए यहाँ पे क्या है, युद्धों के नाम पर कर्जे लिए गए, हाँ, है ना। देखिए कोई भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो यहाँ पे कर्जा तो लेगा ही ना, क्योंकि युद्ध में पैसा बहुत चाहिए, और पैसा कहाँ से होगा। ठीक है, तो कर्ज लिया, करों में वृद्धि की गई पैसा निकालने। देखिए मेन यहाँ पे मुद्दा क्या है कि अगर युद्ध होगा तो पैसा ज़रूरत होगा, पैसा का बहुत ज़रूरत होगा, है ना। तो कर्ज लिया, करों में वृद्धि किया ताकि पैसा और आए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया, है ना। तो पैसा यहाँ सब तीनों जगह से आ रहा है। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अब अगला सवाल देखिए, है ना। कह रहा है कि किस धर्म के, या फिर यहाँ पे कह रहा है किस धर्म का सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है ना। यह विश्वास किनका था। ठीक है, क्या देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा इसका महात्मा गांधी। ये जो विचार था ये महात्मा गांधी का था। ठीक है, अगला सवाल है ना। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है। यहाँ पे क्वेश्चन उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इन विच फेयर डिड द विलेज पीपुल ऑफ अमृतसर गेदर टू पार्टिसिपेट एट द जलियांवाला बाग ग्राउंड, है ना। कि कौन से मेले के लिए जो यहाँ पे गांव के लोग थे वो अमृतसर में मिले थे, है ना। जलियांवाला बाग जो ग्राउंड था, जो जलियांवाला बाग कांड पढ़े होंगे आप लोगों को, है ना। तो उसमें बोला जा रहा है कि जो वहाँ पे मिले थे वो किस मेले के लिए मिले थे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग में किस मेले के लिए मिले थे, बैसाखी मेला था ना, बैसाखी मेला इसी के लिए मिला था। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को ख़त्म करने के बारे में था, है ना।
देखिए वायसराय में जो है इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। देखिए तो महात्मा गांधी का मानना था कि नमक में क्यों कर वसूला जा रहा है ना, तो नमक के कर को यहाँ पे ख़त्म करने के बारे में बोला गया था। वहाँ पे महात्मा गांधी का कहना था कि नमक तो दैनिक बोला जाता है, दैनिक ज़रूरत है ना, हर किसी का ज़रूरत है, तो उस पर कर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना। जो हिंदी स्वराज यहाँ पे बुक होता है उसका लेखक कौन है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका रखिएगा महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि जर्मनी की एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। जो जर्मनी में एकीकरण हुआ था उसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो याद रखिएगा ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, ओटो वन बिस्मार्क, इसी को दिया जाता है श्रेय। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। ठीक है, चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था 1922 में, ये हुआ था 1922 में। देखिए ये सब रट्टा मारिए, आपका ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, यहाँ पे कहते हैं मृदा अपरदन। अरे मृदा को हटा रहा है ना, मृदा को उड़ा के ले जा रहा है तो हटा रहा है, मतलब मृदा का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए याद करने के लिए हर चीज़ को ज़रूरत नहीं होता है कि भाई रट्टा मार लो। यहाँ समझो कि मृदा को कौन उड़ा के ले जाएगा, मृदा अपरदन ही होगा अगर उड़ा के ले जा रहा है तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम हैं, है ना, उनके नाम हैं। तो यहाँ हो जाएगा जैव और अजैव, यहाँ आंसर हो जाएगा जैव और अजैव। ठीक है, चलिए देखिए 2023 में ये पूछा गया था नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में, 2022 में जैव और अजैव के बारे में पूछा गया है ना। तो ध्यान रखिए ये सब सवाल जो होता है ना वो आने वाले सवाल होता है ना, कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के बारे में, विकसित और संचित के बारे में। तो देखिए इस सब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, है ना, तो ये काम देगा आपको एग्जाम में। थोड़ा सा भी अगर कहीं घुमाया तो भाई इसमें हम लोग आप लोग ध्यान रख सकते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है ना, किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा इसका काली मृदा। ठीक है, काली मृदा का ही दूसरा नाम होता है रेगुड़ मृदा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जून 1992 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, है ना। तो ये तो सबको पता होगा, ये तो सबको पता होगा कि रियो डी जेनेरियो, है ना, रियो डी जेनेरियो। ये इसी के कारण ही इंडिया में ज़्यादा नाम भी फेमस हुआ था। रियो डी जेनेरियो जो है वो इंडिया में नाम इसी के कारण ही फेमस है, अदरवाइज इसको कोई नहीं जानता था ये कोई शहर भी होता है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं, है ना। ध्यान याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोयले का प्रचुर भंडार है, बहुत ज़्यादा कोयला होता है। जानते होंगे धनबाद का, झारखंड का धनबाद शहर, है ना, तो कोयला का तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, अंबार लगा हुआ रहता है झारखंड के धनबाद में। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है। 18 नंबर कह रहा है कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है ना, भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा 43%, 43% जो होता है वो भू क्षेत्र मैदान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल 19 नंबर कह रहा है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है ना, किस क्षेत्र को जाना जाता है। याद रखिएगा इसका हो जाएगा
यहाँ पे पठारी, ठीक है, इसका हो जाएगा पठारी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर है। कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा यहाँ पे सी, अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई। चलिए अगला सवाल, पंजाब तो फेमस ही है खेती के लिए। चलिए अगला सवाल, कह रहा है निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है ना। तो याद रखिएगा ये उत्तरांचल होगा, जिसको उत्तराखंड भी कहते हैं। उत्तराखंड में जो होता है वो पहाड़ी इलाका है, इसी कारण से वहाँ पे सीढ़ीदार खेती बनाया जाता है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है ना। तो वन्य जीव अधिनियम जो है वो भारत में लागू हुआ था 1927 में, 1927 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है ना। तो इसका याद रखिएगा दामोदर घाटी निगम होता है, दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। ठीक है, तो जल की कमी किससे बढ़ता है, सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी। ये तीनों सही होगा, समझ आ रहा है ना, ये तीनों सही होगा। चलिए ये आंसर हो जाएगा इनमें सभी, इनमें से सभी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा है ना। तो इसका हो जाएगा फ्रेंच और डच। फ्रेंच और डच के बीच में क्या हुआ था, तनाव जो है वो भाषा को लेकर बढ़ने लगा था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, तो अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर है ना। कह रहा श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं है ना। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म। श्रीलंका में वैसे भी दिमाग रखना है कि बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानता है ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे है कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है ना। स्रोत किसे माना जाता है। तो 27 का हो जाएगा 2, जनता। जनता ही ना राजनीतिक में क्या होता है, जनता ही बोला जाता है, क्या है, सर्वोपरि है ना। जनता को लेके चलना है, लोकतंत्र का यही तो बुनियादी है। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे कह रहा है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है ना। कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। ठीक है, देखिए पढ़िए, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बंटे समाज में। ठीक है, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, है ना, या फिर इनमें से सभी। तो नहीं लग रहा कि ये भाई सत्ता में जो भागीदारी है वो सबका होना चाहिए। सत्ता की जो भागीदारी है ना, वो आवश्यक सब में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, देखिए कह रहा है निम्न में से किस प्रकार का टकराव, ठीक है ना, आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए पहली बात तो लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक में देखिए आप देख सकते हैं कि दो पार्टी आपस में कितना लड़ता है, लेकिन फिर चुनाव ख़त्म होते ही, चुनाव के टाइम में ज़्यादा लड़ता है, और चुनाव ख़त्म होते ही आप देखेंगे कि भाई दोनों फिर से एक ही थाली में खाने लगता है खाना, है ना। तो वो चट्टे बट्टे हैं, बस चुनाव के टाइम में ही लड़ाई करते हैं। बाकी तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई मिल के बैठ के एक साथ फिर बात करते हैं, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, लोकतांत्रिक तो हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा देखिए सामाजिक, है ना, सामाजिक।
तो सामाजिक ही आंसर होगा, है ना, सामाजिक ही आंसर होगा। ठीक है, अगला चलिए, अगला देखिए, अगला सवाल यहाँ पे है कि संविधान, है ना, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है ना, अधिकार किसे है? तो याद रखिएगा संसद के पास। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, संसद के पास ये अधिकार होता है भाई कि जाओ और तो उसके अधिकार को बताओ कि क्या है क्या नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं, है ना, किस सूची के अंदर रखे गए हैं? तो याद रखिएगा संघ सूची, ये होता है संघ सूची। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है ना, कि किस सरकार को प्राप्त है? तो यार कि केंद्र सरकार, है ना, केंद्र शासित प्रदेश नाम में ये क्या है, केंद्र के द्वारा शासित किया जाने वाला प्रदेश। तो क्या यहाँ पे कौन उस पर आपका अधिकार या फिर कह सकते हैं कानून कौन चलाएगा? ऑब्वियस है शासन जो चलाएगा वो केंद्र सरकार ही चलाएगा, केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है जब केंद्र और राज्य से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है ना, तो याद रखिए इसका कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, है ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण, है ना, कि केंद्र भाई दूसरे को दे दिया, हस्तांतरण नहीं होता है, विकेंद्रीकरण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है ना, कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। तो याद रखिए इसका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नियमित रोजगार भी होगा, स्वतंत्रता भी होगा, बेहतर मजदूरी भी होगा, है ना, तो आर्थिक विकास तो इसका सब हो जाएगा। देखिए नियमित रोजगार अगर मिलेगा तो उसके पास पैसा तो मिलेगा ना, डेली काम कर रहा है तो भाई डेली तो उसको पैसा मिलेगा, है ना, और स्वतंत्र भी रहेगा, साथ में बेहतर मजदूरी भी है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर इसमें से सभी। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है ना, गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो याद रखिए बिहार, बिहार है जिसमें सबसे ज़्यादा गरीबी का मतलब देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा गरीब जो राज्य है वो बिहार है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी समानता किस क्षेत्र में दिखाई देती है ना, जो बेरोजगारी है वो पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र में दिखाई देती है। तो देखिए ये हो जाएगा इसका कृषि क्षेत्र, है ना। देखिए कृषि क्षेत्र ही है जिसमें किसान लोगों को ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है ना, वो अपना जो सामान होता है वो काफ़ी कम दामों में बेचता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा भारत किस वर्ग के देशों में आता है ना, जो हम लोग का भारत देश है वो किस वर्ग के देशों में आता है? तो याद रखिए विकसित। मोदी जी इस वर्ड को तो पूरा विकसित ही कर दिए हैं, है ना, कि जो भारत हम लोग का देश है वो विकसित देश आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, देखिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है ना। तो याद रखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, है ना। देखते होंगे टीवी में, न्यूज़ में सुनते होंगे जीडीपी करते रहता है ना। तो जिस देश का जीडीपी, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद अच्छा रहता है वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वो और अच्छा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए 39 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, तृतीयक के। ठीक है,
तृतीयक के। चलिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, जो आपका कृषि क्षेत्र में जो श्रमिक होते हैं ना, जो किसान भाई लोग होते हैं, पूछा जा रहा है कि वो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है उनमें, है ना। तो याद रखिएगा, इसका होता है स्वैच्छिक बेरोजगारी। इसका हो जाएगा आंसर स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।